जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, साझेदारी खाते जो कि सामान्य परिचय के हिसाब से आज का जो हमारा लेक्चर है वह महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं सर आप साझेदारी का न्यूमेरिकल बताएंगे तो सही, परंतु आप इसकी स्टार्टिंग बेसिक से करिए, यानी साझेदारी की शुरुआत से करिए जहाँ से चैप्टर शुरू होता है। तो बहुत सारे बच्चों ने जब कमेंट किया तो मैंने कहा इस पर वीडियो अवश्य बनानी चाहिए। सबसे पहले आपको इस लेक्चर को, जो कि 15 मिनट का होगा, इसमें आप साझेदारी प्रथम के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। यह जानने की बहुत आवश्यकता है कि आखिर साझेदारी है क्या। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का आपसी संबंध है जिन्होंने एक ऐसे व्यवसाय को लाभ, जो व्यवसाय का लाभ होता है, उसको आपस में बांटने का करार किया है या अनुबंध किया है या समझौता किया है, जो उन सब के द्वारा या उन सभी की ओर से उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा संचालित किया जाता है। इसका मतलब यदि हम किताब से हट के अगर बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि साझेदारी जो होता है यह कुछ लोगों का आपसी समझौता होता है जो किसी व्यापार को आपस में मिलजुल करके करने के लिए सहमत होते हैं और उसमें जो प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको भी बांटने के लिए एक निश्चित अनुपात में आपस में करार करते हैं, यानी समझौता करते हैं या अनुबंध करते हैं। अब बात करते हैं साझेदारी के लक्षण के बारे में। आखिर हम कैसे पता लगाएंगे कि यही साझेदारी है। आप लोगों ने भी देखा होगा, दो दोस्त मिलकर के किसी कपड़े का कारोबार कर लेते हैं या कोई एजेंसी ले लेते हैं जिसमें 2 लोग 3 लोग 4 लोग जिन पे पैसे होते हैं वे अपनी पूंजी इकट्ठा करके लगाते हैं। लगाने के बाद किसी भी कारोबार को जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही होगा वही साझेदारी बन जाती है। लेकिन साझेदारी में अधिनियम 1932 की जो धारा 4 है वह एक्टिवेट होती है। साझेदारी में रजिस्ट्रेशन करवाने से बहुत सारे लाभ होते हैं, सरकार की नज़रों में आता है और आने वाले समय में जो भी सरकारी लाभ हो या कोई भी योजना हो या किसी प्रकार की नीति नियम हो वह सब उस साझेदारी फर्म पर लागू होता है। और आपसी विवाद भी जिस प्रकार से होते हैं उनके निपटारे के लिए भी आपस में अनुबंध किया जाता है। तो हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे साझेदारी के लक्षण, अर्थात साझेदारी के कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टनरशिप की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे पता लगाएंगे कि इसे में, यानी कि यहाँ पर साझेदारी मौजूद है। सबसे पहली जो विशेषता है वह है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति जरूर होने चाहिए। अधिकतम संख्या के विषय में बार बार संशोधन किया गया है। पुराने नियमों के हिसाब से साझेदारी संस्था में कम से कम 2 व्यक्ति और अधिकतम 20 व्यक्ति होने चाहिए और बैंकिंग व्यवसाय में 10 हो सकते हैं इस नियम के मुताबिक। नए नियम के हिसाब से यदि देखा जाए तो धारा 11 जो पुराना नियम है उसके अलग, यानी उससे अलग भी कुछ नियम बनाए गए हैं जिसके अनुसार कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 लागू किया गया है। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट था वो था साझेदारी अधिनियम। अर्थात यदि हम बात करते हैं साझेदारी अधिनियम के बारे में तो ये हमारा पुराना नियम है। साझेदारी अधिनियम 1932, इसके अनुसार मैक्सिमम और मिनिमम 2 हो सकते हैं, साझेदारों की संख्या 2 हो सकती है और मैक्सिमम 10 हो सकती है बैंकिंग के लिए और सामान्य साझेदारी के लिए 20 हो सकती है। लेकिन अब सबके लिए कंपनी अधिनियम 2013 पास किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 जो कि नया अधिनियम है, अब इस नियम के मुताबिक कम से कम जो साझेदारों की संख्या है वह 2 हो सकती है और अधिकतम
100 हो सकती है, यानी 100 हो सकती है। पहले जो नियम था उसमें 10 और 20 और 2 इस प्रकार से डिसाइडेड थे, लेकिन अब मैक्सिमम 100 और मिनिमम 2 यानी 2 और अधिकतम 100 मतलब निश्चित कर दिया गया है। अब कोई भी व्यवसाय करें साझेदारी से अगर संबंधित है, अधिकतम 100 लोग हो सकते हैं। अब पुराने सारे नियम रद्द कर दिए गए हैं। अब और जो समझने वाली चीज़ है, अब वह कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जो नया अधिनियम है उसके अनुसार ही सभी साझेदारी रजिस्टर्ड होगी और उसी के अनुसार उसके सभी प्रावधान लागू होंगे। अब हम बात करते हैं साझेदारी के लक्षण के बारे में। कैसे हम समझेंगे कि यही साझेदारी का लक्षण है? तो सबसे पहले है कम से कम 2 व्यक्तियों का होना। कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, यह अति आवश्यक है। अगर 2 से कम लोग हैं यानी अकेला एक व्यक्ति है तो साझेदार ही नहीं बन सकता। तो इसलिए साझेदारी का पहला नियम है कम से कम 2 लोग अवश्य होने चाहिए। दूसरा है आपसी संबंध। इनका जो आपसी संबंध है यह साझेदारी में साझेदार का होना चाहिए, यानी इसका मतलब ये होता है कि साझेदारों का जो आपसी संबंध है वह अनुबंध के द्वारा या आपस में जो उनके बीच समझौता होता है या करार होता है उसके अनुसार तय होना जरूरी है। और यह भी जरूरी है कि साझेदारों में किसी न किसी प्रकार का लिखित अथवा मौखिक जरूर अनुबंध होना चाहिए, नहीं तो कल कोई मनमुटाव हो या किसी प्रकार का तकरार हो तो उसका सुलझना काफ़ी कठिन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे लक्षण के बारे में। इसका तीसरा लक्षण है व्यवसाय। अगर हम कोई साझेदारी की स्थापना करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय जरूर होना चाहिए। अब साझेदारी अगर कोई चोरी चकारी के लिए कर रहे हैं तो कोई व्यवसाय नहीं है, लूट घसूट के लिए कर रहे हैं तो कोई व्यवसाय नहीं है। अर्थात व्यवसाय वह होना चाहिए जो कानून की नज़रों में वैध हो, अवैध न हो, जिसमें सरकार ने प्रतिबंध न लगाया हो, वह व्यवसाय होना अति आवश्यक है। इसके बाद है चौथी विशेषता लाभ का वितरण। अर्थात जब साझेदारी में प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट के बंटवारे के बारे में एक निश्चित अनुबंध सभी के बीच होना अनिवार्य है। इसका मतलब होता है कि साझेदारों में साझेदारी व्यवसाय से जो भी लाभ होता है उसे एक निश्चित अनुपात में बांट लेना बहुत आवश्यक होता है। यदि फर्म में लाभ हो रहा है तो उसके लिए भी और हानि हो रहा है तो उसके लिए भी एक निश्चित अनुपात का होना आवश्यक है। इसके विपरीत यदि उन्होंने आपस में किसी प्रकार से लाभ के बारे में अगर अनुबंध नहीं किया है तो वह समान अनुपात में सभी साझेदारों के मध्य बांट दिया जाएगा। इसके बाद है पांचवा पॉइंट जो कि व्यवसाय का संचालन। यह महत्वपूर्ण है, व्यवसाय का संचालन। व्यवसाय के संचालन के बारे में अगर बात की जाए तो व्यवसाय को सभी लोग ऑपरेट कर सकते हैं, यानी सभी लोग चला सकते हैं, या उनकी तरफ से कोई एक व्यक्ति जो उन सभी लोगों ने आपसी सहमति से उस व्यक्ति को चुना हो वह व्यवसाय को चला सकता है। अब हम बात करेंगे साझेदारी संलेख के बारे में। साझेदारी संलेख यानी साझेदारी संलेख या साझेदारी संविदा, इसे संविदा भी कहते हैं, यानी उनका आपस में किया जाने वाला समझौता पत्र। इसके अंदर हम बहुत सारी बातों का उल्लेख करते हैं, एक एक करके हम आपके सामने इस संविदा के बारे में जिक्र करेंगे। पहले यह जान लेते हैं कि आखिर यह साझेदारी संविदा है क्या। साझेदारी जो संविदा होता है साझेदारों के मध्य किया जाने वाला एक ऐसा अनुबंध पत्र होता है, एक ऐसा लिखित प्रलेख होता है जिसके बारे में सभी साझेदार आपस में सहमत होते हैं
कि एक ऐसा प्रपत्र लिखित हो जिसमें जो बातें लिखी गई हों उसी के अनुसार ही साझेदारी को संचालित किया जाए। जिस प्रकार से उसमें जिन जिन चीज़ों का जिस प्रकार से उल्लेख होगा उसके विपरीत किसी भी साझेदार को कोई भी कार्य करने की मनाही होगी। यानी कोई भी साझेदार उसमें लिखित समझौते के अतिरिक्त अपनी मर्जी से कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो उसमें लिखा गया है। अगर उसमें लिखा है तो करिए, नहीं लिखा है तो मत करिए। इसमें सबसे पहला नंबर आता है पूंजी का, अर्थात सभी साझेदारों में किस साझेदार को कितनी पूंजी लानी है इसका उल्लेख उस संविदा में जरूर होगा। दूसरा है लाभ हानि का बंटवारा। लाभ हानि वितरण अनुपात, इसका मतलब होता है फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी हो उसका बंटवारा किस अनुपात में होता है यह भी उस अनुबंध में, उस संविदा में पहले ही लिख दिया जाता है। अगर नहीं लिखा जाता है तो फिर बराबर बराबर बांटना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है इसका आहरण। आहरण से हमारा मतलब होता है ड्राइंग। कौन साझेदार कितना ड्राइंग करेगा, कितनी तारीख को करेगा, कब करेगा, कितनी मात्रा में करेगा। अपने निजी खर्च के लिए अगर कोई साझेदार कितनी मात्रा में आहरण करेगा इसके बारे में भी यहाँ पर उल्लेख करना आवश्यक है। पूंजी व आहरण पर ब्याज। भाई आहरण कर रहे हो तो क्या उस पर ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा, यह भी इस समझौते के पत्र में लिखा जाएगा। इससे पहले कि कोई साझेदार के मन में किसी प्रकार का लालच हो या आवश्यकता से अधिक वह ड्राइंग करे तो उसे आहरण पर और पूंजी पर ब्याज के बारे में जरूर सोचना चाहिए। इसके बाद है साझेदारों को वेतन या पारिश्रमिक। वेतन या पारिश्रमिक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साझेदारों को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुछ साझेदार पार्ट टाइम वाले होते हैं, कुछ फुल टाइम वाले होते हैं, कुछ लोग कभी कभार ही आते हैं और अदरवाइज आते नहीं हैं। तो उनमें से किस साझेदार को वेतन पर अलग रखा जाएगा, निश्चित वेतन दिया जाएगा, किस साझेदार को एक पारिश्रमिक तौर पर, एक मेहनताने के तौर पर कुछ रकम सुनिश्चित कर दी जाएगी, यह भी इस संविदा में जरूर लिखा जाता है। इसके बाद है पूंजी खाते। ये जो पूंजी खाते हैं इनका रख रखाव कैसा होगा? क्या पूंजी खाते परिवर्तनशील के आधार पर रखे जाएंगे, यानी कि अगर फ्लक्चुएटेड कैपिटल अकाउंट रखा जाएगा तो उसमें सभी प्रकार के लेखे जोखे होंगे। अगर स्थायित्व के अनुसार यानी परपीचुअल मेथड अपनाया जाएगा तो उसमें सिर्फ पूंजी का ही लेखा जोखा होगा, अन्य चीज़ों का कोई लेखा जोखा नहीं होगा। तो आखिर पूंजी खाते किस आधार पर, किस प्रकार से रखे जाएंगे उसका जिक्र भी 6ठे नंबर पर होगा। इसके बाद है 7वें नंबर पर फर्म का हिसाब किताब। फर्म का हिसाब किताब, हम जब भी कोई काम करते हैं तो एक निश्चित तिथि को हम अपनी फर्म का प्रॉफिट लॉस या कुछ भी होता है उसका हम जरूर कैलकुलेशन तैयार करते हैं। आखिर यह जो लेखा जोखा होगा, हिसाब किताब होगा, सभी साझेदारों को फ़ायदा नुकसान होगा, यह हम कब पता लगाएंगे, आखिर कितनी तारीख को पता लगाएंगे। इसके बाद आता है 8वें नंबर पे ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन से हमारा मतलब होता है ख्याति किस प्रकार से, किस विधि से गुडविल की कैलकुलेशन होगी, आखिर उसके लिए हम कौन सा मेथड अपनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग हमारी गुडविल की कैलकुलेशन होगी और जो सभी साझेदारों के मतलब मन में किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं होगा और वह सर्वथा उचित मानेंगे और उस मूल्यांकन विधि को सभी लोग सर्वमान्य तौर पर अपने आप अपनी सहमति देंगे। इसके बाद है साझेदारी की अवधि। यह बहुत महत्वपूर्ण है।
साझेदारी की अवधि से हमारा मतलब होता है कि आखिर यह साझेदारी हम कर तो रहे हैं, कितने समय तक के लिए होगी, क्या 1 साल की होगी, 6 साल की होगी, 10 साल की होगी, इसका मूल्यांकन, उस समय का मूल्यांकन, उस समय की अवधि का यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है अगर आप लिखना चाहते हैं तो। अगर साझेदार अनिश्चित काल के लिए अगर साझेदारी चलाना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ पर ज़रूर मेंशन करेंगे। अगर उनको एक निश्चित समय के बाद बंद करना होगा तो वह समय यहाँ पर पहले से ही डिसाइडेड होगा और वह तिथि आने के बाद साझेदारी स्वतः समाप्त मानी जाएगी और सभी का हिसाब किताब कर दिया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट आता है साझेदारों की मृत्यु या अवकाश ग्रहण। साझेदारी में साझेदारों की मृत्यु एवं अवकाश ग्रहण। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई साझेदार मर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, अकारण मृत्यु हो या किसी बीमारी से हो या वह अवकाश ग्रहण करे, तो उसके हिसाब किताब का निपटारा किस प्रकार किया जाएगा? क्या उसको तत्काल भुगतान कर दिया जाएगा या उसका पैसा, उसकी धनराशि ऋण के तौर पर फर्म के अंदर रखी जाएगी? इसका उल्लेख भी यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो किसी साझेदार की मृत्यु होने पर उसके हिसाब किताब के बारे में किस प्रकार से निपटारा किया जाए, उसमें एक युद्ध सा हो जाएगा और कोई कुछ अपनी राय देगा और कोई कुछ देगा। इसलिए उसके बारे में पहले से ही अगर तय रहेगा तो उसी के अनुसार उसका निपटारा कर दिया जाएगा। इसके बाद है साझेदार का दिवालिया होना। साझेदार का दिवालिया होना, इसका मतलब होता है यदि साझेदारी में कोई साझेदार की ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वह कर्जे में आ जाता है। जैसे शिवाजी द बॉस में देखा होगा आपने किस प्रकार से वहाँ पर रजनीकांत दिवालिया होते हैं तो उनके हाथ से घड़ी भी ले ली जाती है, बैंक वाले ले लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति होती है कि जहाँ पर कोई साझेदार अगर दिवालिया होता है तो उसकी अपनी निजी चीज़ें भी बेच दी जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर उसका कर्जा नहीं निपटारा होता है तो उसके लिए कौन सी विधि अपनाई जाएगी, किस प्रकार से उसका निपटारा होगा? क्या उसे उसी हाल में छोड़ देंगे या फर्म उसकी भरपाई करेगी? क्या सभी साझेदार लोग अपने हिस्से में से कुछ देंगे? आखिर क्या होगा उसका निर्णय, किस प्रकार से उसका निपटारा होगा, वह भी यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है। इसके बाद आता है ऋण। ऋण से हमारा मतलब होता है लोन से। फर्म कितना लोन किस बैंक से किस हिसाब से लेगी, यह जानना बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद आता है बैंक के खाते, बैंकिंग संबंधी लेन देन। इसका मतलब होता है कि बैंकों से किस बैंक में खाते खोले जाएंगे कंपनी के, फर्म के, और कंपनी यानी कि जो फर्म उन्होंने खोला है उस फर्म में जो खाता होगा, यानी जो बैंक में खाता खोला जाएगा उस फर्म का, वह किस बैंक में खोला जाएगा, किस बैंक में उनका लेन देन होगा, क्या सभी साझेदारों के नाम से होगा या कोई एक फर्म का नाम रखेंगे, उसी फर्म के नाम से ही खाता खोला जाएगा, आखिर क्या हिसाब किताब होगा, वह तमाम बातें यहाँ पर अवश्य लिखी जाएंगी। इसके बाद आता है आपसी विवाद। यह महत्वपूर्ण है। जब साझेदार आपस में साझेदारी कर रहे हैं तो फ्यूचर में उनके आपस में विवाद उत्पन्न होने की संभावना बन सकती है। कोई साझेदार अपना पर्सनल काम कर रहा होगा, कम आ रहा होगा साझेदारी में, मान लीजिए उसने समय नहीं दे पा रहा होगा, तो बाकी जो लोग वहाँ पर काम कर रहे होते हैं साझेदार, उनको मन में खटास होती है कि यार हम तो मेहनत कर रहे हैं, ये कम वक्त अपने घर पे बैठे बैठे प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसी परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कि वे आपस में एक दूसरे से नहीं बोलते और उनके मन में यह दुविधा होती है कि यार हम मेहनत कर रहे हैं और एक आदमी बिना मेहनत के ही प्रॉफिट में हिस्सेदार बन रहा है, ये कैसे संभव है? तो इस प्रकार से उनके विवाद होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे विवाद का निपटारा कैसे होगा? क्या तीसरा पक्ष शामिल होगा या वे लोग आपस में बैठ करके ही अपने विवाद को निपटारा कर लेंगे? यह भी सुनिश्चित करना यहाँ पर आवश्यक होता है और यह भी इस संलेख में उल्लिखित करना बहुत अनिवार्य है।
इस प्रकार से हमने साझेदारी संलेख में उल्लिखित होने वाली जो बातें हैं उसमें लगभग 14 पॉइंटों का जिक्र किया है, जिसका मतलब ये होता है कि साझेदारी संलेख में उल्लिखित बातें यानी साझेदारी संविदा में किन चीज़ों का उल्लेख होता है, आखिर वह कौन सी चीज़ें हैं, आखिर वह कौन सी मदें हैं, कौन से आइटम है, कौन से वह मुद्दे हैं जिनके बारे में उस संलेख में लिखा जाता है। अभी सवाल ऐसा भी आता है कि यदि साझेदारी संलेख मान लीजिए नहीं है तो आखिर वह कौन से प्रावधान है जो साझेदारी संलेख में उल्लिखित नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में मान लो साझेदारों के बीच में आपस में कोई समझौता नहीं है, तो ऐसे कौन से नियम हैं जो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में कहा जाता है कि व्यवसाय का जब लाभ हो या हानि हो उसको हम आपस में समान बांटेंगे, यानी एक जैसे बांटेंगे। अगर 3 पार्टनर है तो 1/3 कर देंगे, 2 हैं तो 1/2, 5 हैं तो 1/5, 4 हैं तो 1/4 कर देंगे। और साझेदारों की पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, ना ही ब्याज देने की अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो उनको ब्याज नहीं दिया जाएगा, ना ही किसी साझेदार को कोई वेतन या पारिश्रमिक दिया जाएगा। और यदि कोई साझेदार अपनी पूंजी पर ब्याज मांगने का हक रखता है तो उसको ब्याज नहीं दिया जाएगा। सिर्फ फर्म में अगर किसी साझेदार ने लोन के रूप में किसी प्रकार की धनराशि दी हुई है तो उसको उसके द्वारा दिए गए ऋण पर 6% से ब्याज पाने का अधिकार होगा। प्रत्येक साझेदार का यह कर्तव्य है कि वह फर्म के कार्यों को परिश्रम और रुचि और बुद्धिमानी के साथ ही करे। और प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकों को देखने, उसका प्रतिलिपि लेने का भी अधिकार होगा। और वह प्रधान कार्यालय में यानी जो उसका हेड ऑफिस होता है वहाँ कभी भी कहीं भी कभी भी किसी समय भी वहाँ पर आ जा सकता है, उसे किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। प्रत्येक साझेदार को व्यापार के संचालन और प्रबंध में भाग लेने का पूरी तरह अधिकार होगा। कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों की अनुमति से ही फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकेगा, क्योंकि साझेदारी संविदा में अगर अवकाश के बारे में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है तो वह अपनी इच्छा से ले तो सकता है अवकाश, लेकिन और लोगों को सूचना देना पड़ेगा। कोई भी नया साझेदार अगर फर्म में आता है तो वर्तमान साझेदारों की सर्वसम्मति के बगैर उसकी भर्ती यानी उसका प्रवेश नहीं किया जा सकता है। साझेदारों के आपसी मतभेद या व्यवसाय संबंधी साधारण बातों का जब भी निर्णय होगा तो वह बहुमत से होगा, लेकिन व्यापार के स्वस्थ तरीके से स्वस्थ रूप को सबको स्वस्थ तरीके से चलाने का अधिकार होगा। कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों की अनुमति से ही फर्म से जब अवकाश ग्रहण करेगा तो उसके बारे में उसका हिसाब किताब सभी साझेदारों की अनुमति से ही होगा। यदि किसी साझेदार ने फर्म के साधारण व्यापार में यानी उनका जो व्यवसाय चल रहा है अथवा फर्म को किसी संकट से बचाने के लिए अगर कोई भुगतान किया है तो उसको वह भुगतान या वह उसकी जो रकम उसने खर्च किया है फर्म के दायित्व के लिए या फर्म के कर्तव्य को, यानी अगर वो नहीं करता तो फर्म खतरे में आ जाती, और ऐसी परिस्थिति में उसने अपनी जेब से पैसा दिया है तो उसको वह धनराशि प्राप्त करने का अधिकार है। यदि किसी साझेदार ने मान लीजिए जानबूझ करके फर्म को क्षति पहुंचाई है तो उसकी लापरवाही की वजह से फर्म को अगर कोई क्षति उठानी पड़ती है तो वह साझेदार फर्म की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा और उसको वह भरपाई हर्जाने के रूप में करना पड़ेगा। फर्म की हर संपत्ति, प्रत्येक संपत्ति फर्म की मानी जाएगी, वह फर्म के कार्यों के लिए ही प्रयोग की जाएगी। यदि किसी साझेदार ने फर्म की संपत्ति, व्यापारिक संबंध अथवा फर्म का नाम प्रयोग करके कोई व्यक्तिगत लाभ कमाया है तो उसका संपूर्ण विवरण और लाभ फर्म को ही देना पड़ेगा। यदि कोई साझेदार फर्म के समान उससे कंपटीशन यानी प्रतियोगिता करने वाला व्यापार किया है तो उससे अगर कोई लाभ हुआ है तो वह लाभ भी उसे फर्म को देना होगा, क्योंकि उसने फर्म के विरुद्ध कंपटीशन किया है। अगर फर्म की बनावट में कोई परिवर्तन हुआ है तो साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य वही रहेंगे जो पहले थे। यदि फर्म एक निश्चित अवधि और किसी विशेष उपक्रम के लिए स्थापित की गई है लेकिन वह उस अवधि अथवा उपक्रम में समाप्त होने पर भी अगर कार्य करने का निश्चय कर रही है तो साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य ज्यों के त्यों ही बने रहेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। यानी अगर साझेदारी में कोई परिवर्तन होता है, उसका ढांचा बदलता है, उसका आकार प्रकार बदलता है, तो साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य वही रहेंगे जो पहले थे। इस प्रकार से आपने
इस साझेदारी में इसके बेसिक के बारे में आसानी से पढ़ लिया है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल अब भी आपको समझना अनिवार्य है। तो इसके न्यूमेरिकल के लिए चलते हैं एक सवाल की ओर। यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, मोहन और सोहन एक फर्म में साझेदार हैं। 1 जनवरी 2015 को उनकी पूंजी क्रमशः 12,000 और 6,000 रुपये है, जिस पर 4% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। वे 3 और 2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। सोहन को 600 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाता है। साझेदारी संलेख के अनुसार ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के पूंजी ब्याज, यहाँ ध्यान देंगे, पूंजी पर ब्याज तथा वेतन देने के पश्चात 2 गुने के बराबर लगाया जाता है। 2014 तथा 15 में क्रमशः 8400 रुपये का शुद्ध लाभ है और 1500 रुपये की शुद्ध हानि है। 31 दिसंबर 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में पूंजी पर ब्याज तथा वेतन देने से पूर्व 7,920 रुपये का लाभ हुआ है। वर्ष 2015 का लाभ हानि खाता बनाकर साझेदारों में लाभ का विभाजन दिखाइए और ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने 3 साल का औसत लाभ बोला है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 वर्षों के ही लाभ दिए गए हैं। 1 साल का लाभ है और 1 साल का हानि है। और यहाँ पर सोहन को 600 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाता है और पूंजी यहाँ पर दिया है, इसका जो यहाँ ब्याज है इंटरेस्ट वह 4% है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही वाला बना के उसमें लाभ का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे साझेदारी प्रथम क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,920 रुपये हम लिखेंगे, जो कि यहाँ पर मौजूद है, जो बुक में लिखा हुआ है 7,920 रुपये का ये वाला। इसके बाद इन्होंने कहा कि 600 रुपये का वेतन सोहन को और इनकी पूंजी का ब्याज 4 पंजे, यहाँ पर देखेंगे 12,000 का 4 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, 12 चौक 48, 480 रुपये और इसका 240 रुपये का ब्याज होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोहन का और सोहन का 720 रुपये हो गया, और सैलरी जो सोहन को 600 रुपये दी जाएगी। 7,920 में से यहाँ देखेंगे इसमें से इन दोनों को घटाएंगे तो 6600 का प्रॉफिट होगा, जो कि दोनों को टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट सोहन्स कैपिटल अकाउंट, इसे 3/5, 3/2 का मतलब हुआ 3/2 हुआ, तो 3/5 2/5 इस अनुपात में बांट देंगे, क्योंकि इनका अनुपात जो प्रॉफिट बांटने का है यही है। अब हम ख्याति का मूल्यांकन करेंगे। ख्याति के मूल्यांकन के लिए ये कहा गया है कि 3 साल का औसत लाभ लीजिए। 8400 प्रॉफिट है 8,400 का और 1,500 का लॉस है, तो लॉस माइनस करेंगे और जो 6,600 ये प्रॉफिट आया है इसको प्लस कर देंगे और 3 से भाग करेंगे डिवाइड, तो ये आया 13,500। इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 4,500 आएगा। और फिर इसको उन्होंने बोला है दुगुना कर लो, औसत लाभ का दुगुना, तो 4500 का दुगुना करेंगे तो 9,000 ख्याति आएगा। इसका आंसर मिलाने पर हमें पता चलता है ख्याति 9,000 है। मोहन का शुद्ध लाभ यहाँ पर है 3,960 रुपये और इसका 2,640 रुपये। हमने लाभ हानि में यहाँ बांट दिया है 3,960 और 2,640 रुपये। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, आ और बा एक फर्म में साझेदार हैं। लाभ की आशा में वे क्रमशः 250 रुपये 150 रुपये प्रतिमाह अपने निजी व्यय के लिए फर्म से आहरण करते हैं। निम्न अवस्थाओं में उनके आहरण पर 6% वार्षिक दर से ब्याज निकालिए। यदि वे प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को आहरण करते हैं, यदि वे प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को आहरण करते हैं, यदि वे प्रत्येक माह के मध्य की तिथि को आहरण करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है यह जानना कि यदि हम प्रथम अंतिम मध्य अगर इस प्रकार से हम आहरण करते हैं तो आखिर हम उसका ब्याज किस प्रकार से चार्ज करेंगे। इसके लिए हमने तैयार किया है एक टेबल। इसके लिए आपको अवधि के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जब आहरण प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को किया जाएगा तो 6.5 महीने का ब्याज
लगेगा। जब आहरण प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को किया जाएगा तो 5.5 महीने का ब्याज लगेगा। जब आहरण प्रत्येक माह के मध्य में किया जाएगा तो 6 महीने का ब्याज लगेगा, 6 मंथ का। यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में किया जाएगा तो 7.5 महीने का ब्याज लगेगा। यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के अंत में किया जाएगा तो 4.5 महीने का लगेगा। यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के मध्य में किया जाएगा तो 6 महीने का लगेगा। अब हमारे पास जो सवाल मौजूद है उस सवाल के अकॉर्डिंग आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है जो ए और बी हैं, ए 250 रुपये आहरण करता है। इसके हम तीनों कंडीशन, यानी प्रथम जब वह प्रथम तिथि को करता है, द्वितीय जब वह अंतिम में करता है, जब वह मध्य में करता है, हम तीनों भाग करेंगे सिर्फ ए के बारे में। आंसर नीचे लिखा है, इसे आप मिला सकते हैं। ए की ड्राइंग है 250 रुपये। यहाँ यह ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने निजी व्यय के लिए जब ड्राइंग किया है हर महीने, तो पूरे साल भर उन्होंने ड्राइंग किया है। 250 रुपये के हिसाब से यदि उन्होंने ड्राइंग किया है तो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले ड्राइंग का पता लगाएंगे, आखिर उनकी ड्राइंग का अमाउंट टोटल कितना है, फिर उसके हिसाब से हम ड्राइंग के रूल्स फॉलो करेंगे। कितना परसेंट है यह ज़रूर जान लीजिए। 6% ब्याज चार्ज होगा। सबसे पहले ए के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये ए है। यहाँ लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। चलिए सवाल तो आपने पढ़ ही लिया है, किताब को हटाते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग 250 इंटू 12, ये टोटल 3000 रुपये हो गया। अब इंटरेस्ट, पहली कंडीशन, जब वे प्रथम तिथि को ड्राइंग करते हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कंडीशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर 3000 इंटू 6/100, 6% के लिए, और प्रथम तिथि को एक ड्राइंग कर रहे हैं तो रूल के मुताबिक अगर प्रथम तिथि को कोई करता है तो 6.5 महीने का ब्याज होता है। 6.5 महीने का मतलब होता है 6 सही 1/2, यानी 2 छंग 12, 12 में 1 जोड़ देंगे तो 13, यानी ये 13/2 हो गया। अगर हमारा 6 महीने का होता तो हम 6/12 करते। अब 6.5 है तो पहले तो 6.5 बनाइए, ये 6.5 बन गया। नीचे 12 भी लगाइए क्योंकि 6.5/12 होना है ना, तो 6.5, ये 6.5 हुआ और 12 अलग से आएगा। अब इसे काट देंगे। इसको काटने के बाद जब आप इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे तो इसका आएगा 97 रुपये 50 पैसे। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। जब वह अंत में ड्राइंग करता है, 3000 गुणा 6/100 गुणा आगे, अगर अंत में करता है तो हमने नियम बताया आपको 5.5 महीने का। 5.5 महीने का मतलब वो 5 सही 1/2, यानी 2 पंजे 10 और 1 11, 11/2 पढ़ा जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि इसे हम पहले 11/2 बनाएंगे और फिर नीचे अलग से 12 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, तब इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। इसका सॉल्यूशन बैठेगा 82 रुपये 50 पैसे। ऐसे ही सी पार्ट में चलते हैं। इसका जब वह मध्य में ड्राइंग होता है हर महीने की पहली तारीख को न हो करके 15 तारीख को ड्राइंग होता है, तो 6 महीने के लिए पहले तो 6/100 करेंगे 6% के लिए, और 6 महीने के लिए करेंगे 6/12। इसे काटेंगे तो आएगा 6 दूनी 12, 2 3 6, 0 0 कट गया, 90 रुपये। ये हमारा सॉल्यूशन है। ए का हमने बताया है आपको, इसी प्रकार से आप बी का कर लेंगे। बी की ड्राइंग आप ध्यान दीजिए। ए का पहले मिला लेते हैं। ए का यहाँ पर आंसर है, आ का आहरण पर ब्याज पहले में 97.5 रुपये, उस आ का दूसरे में है 82 रुपये 50 पैसे, तीसरे पार्ट में है 90 रुपये, यानी कि हमने ए का पूरा कर लिया है। बी का आप कर लेंगे तो यह आंसर आएगा। बी में आपको 150 गुणा 12 करेंगे तो 1800 रुपये आएगा। जहाँ पर हमने देखेंगे 3000 लिखा है, वहीं पर आप 1800 रुपये लिखेंगे और 1800 रुपये यही बदलेगा। 1800 रुपये लिखिए और इसे काट दीजिए, सब बाकी सब यही रहेगा। यहाँ सिर्फ 1800 1800 1800 लिखेंगे, बाकी यह पोर्शन आपका यही रहेगा।
तो आप बी का भी सॉल्यूशन कर लेंगे। हमने ए का किया है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बेसिक पार्टनरशिप सीखा है और इसकी आगे वीडियो जारी रहेगी और हम वीडियो और भी शूट कर रहे हैं। इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है, टॉपिक अच्छा लगता है, तरीका अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी कीजिए और अपनी कमेंट में अपनी प्रॉब्लम ज़रूर हमारे पास भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8810311852 है। इस प्रकार से आप इस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम ज़रूर भेज सकते हैं। फिर लेकर आएंगे एक नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।